चलिए होंगे। चलिए जय हिंद साथ। कल इसके पहले एक दिन पहले हम पढ़े थे मूल अधिकार के प्रकार था। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार कितने शब्दों के लेकर के आता है। ठीक है, चार प्रकार के अधिकार पढ़े थे। मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार। ये सारी चीज़ का चर्चा हो गया था। मूल अधिकार क्या था, तो जो संविधान के द्वारा दिया गया है, जिसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, तो आइए हमारा जो मूल अधिकार है, कहेगा संविधान में मूल अधिकार की चर्चा किसमें, तो भाग 3 में। कहेगा कि भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, लेकिन मूल भाग 3 पर किसकी इमेज है, तो यह इमेज है भगवान राम की। ठीक है, भगवान राम की श्रीलंका से अयोध्या वापसी के समय में। ठीक है, अयोध्या के वापसी समय में लौटते का समय जो है इमेज है पुष्पक विमान से। ठीक है, तो ये देखिए भाग 3, ये भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या होता है, ये सारी चीज़ हम कल में बता दिए थे। अब चलते हैं आगे। ये देखिए मौलिक अधिकार कितने, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे चीज़ के अधिकार होता है। अब देखिएगा, अब आइए संविधान में वर्णित मूल अधिकार। ठीक है, संविधान में क्या क्या कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार किसके कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ का चर्चा करेंगे। ऐसे तो मूल अधिकार पीछे पढ़ा ही दिए थे, बस खाली उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड उसको बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे मूल अधिकार। ठीक है, कहेगा मूल अधिकार कितना भाग में वर्णित है, मूल अधिकार भाग कितना में है, भाग 3 में इसकी चर्चा है। मूल अधिकार को भाग 3 में चर्चा है, जबकि कहेगा अनुच्छेद कितना से कितना है, तो 12 से 35। अनुच्छेद कितना से कितना, 32। कहेगा कि मूल अधिकार को किसके संविधान से लाया गया था, तो यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से लाया गया, यूएसए के संविधान से भारत मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, कहेगा मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है, बाध्य योग है कि अबाध्य योग है, अबाध्य है, तो ये बाध्य योग है। ठीक है, ये बाध्य योग है। कहेगा कि मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, निलंबित। कहेगा कि मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल में मूल अधिकार को क्या कर दिया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये परमानेंटली निलंबित नहीं रहेगा, बस कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर उसके बाद बहाल कर दिया जाता है। कहा कि परमानेंट प्रतिबंध कौन लगा सकता है, प्रतिबंध, मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकती है। ठीक है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकती है, तो संसद लगा सकती है। कहा कि मूल अधिकार कहा जाता है, मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, रक्षक, मूल अधिकार का रक्षक किन्हें माना गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मूल अधिकार का रक्षक किनको माना गया, तो सुप्रीम कोर्ट और रक्षक। अच्छा, ये रक्षक है, तो रक्षक करने के लिए इनका हथियार कौन है, तो इनका जो हथियार है अनुच्छेद 32 और 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका हथियार है अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट है कितना, 226। ये अपने रीट के जारी के द्वारा मूल अधिकार को कोई भी राज्य छीनता तो उसको उससे दिलाया जाता है। ठीक है, तो हमारा मौलिक अधिकार किसमें, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। किसके संविधान से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। यह बाध्य योग है। ठीक है, ये निलंबित कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं आपातकाल के दौरान। प्रतिबंध, हमेशा प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं, संसद। क्या कोनो मूल अधिकार को प्रतिबंध लगाया गया, तो लगाया गया है। ठीक है, वो कौन था, तो अनुच्छेद 31 था। ठीक है, जिसको कहा गया था संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत किसको खत्म कर दिया था, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या ये जो मूल अधिकार है किस पर लागू होता है, तो यह व्यक्ति पर लागू होता है। ठीक है, यह व्यक्ति पर लागू होता है संविधान। ये मूल अधिकार कैसा है, तो यह पूरी तरह से व्यक्तियों को जीने के लिए एक नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, इसको बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, नैसर्गिक है। अगर इसको छीन लिया जाएगा तो आदमी नहीं रह जाएगा। ठीक है, व्यक्ति ही नहीं रह जाएगा। तो
का मूल अधिकार हमारा क्या था, रक्षक क्या है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 संपत्ति के अधिकार को अभी समाप्त कर दिया गया था। पहले ये संपत्ति के अधिकार था। कहा कि मूल अधिकार मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को ही कहते हैं। ये मैग्ना कार्टा दिया था कौन, तो सम्राट जॉन ने दिया था, सम्राट जॉन ने दिया था 1215 में। जबकि कहेगा कि संविधान में सबसे पहले किसने दिया था, संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार की चर्चा किसने किया था, ठीक है, तो संविधान में कहेगा, संविधान में तो यूएसए ने दिया था, ठीक है, यूएसए ने कब दिया था, तो 1791 में, 1791 में इसने नाम क्या दिया था, तो बिल ऑफ राइट्स, 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 ठीक है। तो इतना ये लगातार मतलब वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इतना तक वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है। मौलिक अधिकार क्या है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार क्या था, व्यक्तियों को जीने के लिए जो जरूरी होता है, नैसर्गिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें किया गया, संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। कहेगा कि सब किस संविधान से लाया गया, तो यूएसए के संविधान से। यह बाध्य योग है, ठीक है, ये बाध्य योग है, ठीक है, इसको निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं सिर्फ आपातकाल के दौरान। इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं, संसद। कहेगा रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिएगा व्यक्ति पर ये लागू होता है, या किसी व्यक्ति पर लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार छीन लिया जाएगा तो कहाँ जा सकता है, अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको मूल अधिकार दिला सकता है। आगे देखिएगा ये नैसर्गिक अधिकार है, मतलब ये एकदम जरूरी है, ठीक है। कहेगा कि मूल अधिकार सबसे पहले किसने दिया था, तो ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन ने दिया था, वहाँ के राजा दिया था, ठीक है, ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉन ने दिया था 1215। कहेगा कि संविधान की चर्चा, संविधान की जो चर्चा है पहली बार संविधान में कब आया था, ठीक है, मूल अधिकार की चर्चा संविधान में कब आया था, तो यूएसए में, ठीक है, यूएसए के संविधान में 1791 में दिया गया। इसका नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो इतना तक तो हमारा हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या था, मूल अधिकार कहेगा मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मूल अधिकार के प्रकार। कहेगा मूल अधिकार का प्रकार, कहा कि पहले जो था 7 प्रकार के था, अब कौन कितना प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। क्योंकि पहले जो 7 प्रकार के था जो संपत्ति के अधिकार को दिया गया था, अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब बचा है 6 प्रकार के। तो सबसे पहला जो प्रकार है समता एवं समानता का अधिकार, समता या समानता, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। फिर कहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22। फिर कहेगा कि अपराध दोष सिद्धि, ठीक है, इसको बोला जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। फिर चौथा दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। कहेगा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। कहेगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कब दिया गया था, तो इसको दिया था तो 29 से 30। उसके बाद कहेगा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार ये सिर्फ अनुच्छेद 31 में दिया गया, जो अभी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद एक संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें किस में दिया गया था, अनुच्छेद 32 में। इतना 6 पर, पहले 7 प्रकार का था, अब 6 प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इतना नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं आगे, देखिएगा ये आ गया, देखिएगा संपत्ति का अधिकार, ये सारा चीज हो गया था। आगे देखिएगा अधिकार कितने प्रकार के, मौलिक अधिकार था 7 प्रकार के था, 7 प्रकार के थे, अभी कितना प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कहेगा अभी समानता का अधिकार है,
अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। कहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कब है? अनुच्छेद 23 से 24। कहेगा धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कितना? अनुच्छेद 29 से 30। कहेगा संवैधानिक अधिकार कब है? अनुच्छेद 32 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। बाकी 33, 34, 35 वो विशेष प्रकार का होता, वो इसके प्रकार में नहीं काउंट किया जाता। तो चलते हैं पहला। ठीक है, अब आइए। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद का जो मौलिक अधिकार का जो बताए थे पहला, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। लेकिन अनुच्छेद मौलिक अधिकार दिया गया कितना? 12 से 35। तो 12 और 13 ये अनुच्छेद बिल्कुल क्या है? सेपरेट है, उन सभी से क्या है? बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। कहा गया राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। ये जो राज्य की परिभाषा दिया गया है ये राज्य के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ये राज्य के विरुद्ध अधिकार है। अब कहा जाता है कि राज्य का, इसमें कहा गया कि कोई भी राज्य स्टेट किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं छीन सकता। ठीक है, किसी भी आदमी किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं छीन सकता। अर्थात अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा, ये जो परिभाषा दिया गया है ये सिर्फ राज्य के विरुद्ध, मतलब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार दिया गया, राज्य के विरुद्ध अधिकार दिया गया। ठीक है, अब इसी में आता है राज्य। राज्य की परिभाषा क्या होता है? कहा गया कि वे संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं और सरकार उसको मतलब पैसा देता है, वित्त देता है, उसका सरकार अनुबंध करता है। अगर इस तीन में से कोई भी अगर एक चीज मिलता है तो वो क्या कहलागा? राज्य। इसके बाद एक राज्य का और परिभाषा दिया, कोई प्राइवेट आदमी भी है अगर वो अपना कानून बनाता उस पर लागू करता तो वो भी राज्य की परिभाषा में आएगा। ठीक है, वो भी क्या किस में आएगा? राज्य की परिभाषा में। और जितने भी ये राज्य हैं वो किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं छीन सकता। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी मूल्य का अधिकार नहीं खत्म करता। राज्य की परिभाषा वैसा समूह जो वेतन, निर्णय तथा आर्थिक दंड देने की दक्षता रखता है उसको हम क्या कहते हैं? राज्य की परिभाषा में रखा जाता है। ठीक है, सरकारी वो है जो राज्य में होता है, सरकारी जितना भी होगा वो सब क्या होगा? राज्य की परिभाषा में आएगा। अब जैसे देखिएगा उदाहरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विधायी कार्यपालिका जितना होगा ना, संसद होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, उसके बाद विधान परिषद, विधानसभा, ये सारे किस में आते हैं? तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा, बॉडी, स्थानीय निकाय, ठीक है, ये सारा अन्य सरकारी संस्था जैसे लीगल वैधानिक संस्था, जो लीगल वैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग हो गया, ये सारे चीज़ में होता है, ये किसी भी का मूल अधिकार को नहीं छीन सकता। दूसरा आता है गैर वैधानिक। ठीक है, मतलब वो संविधान में नहीं दिया गया लेकिन संविधान के अलावा जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के अलावा प्राइवेट संस्था है, ये सारे जो होगा वो कैसा वो सब क्या होगा? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन कहा जाता है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में कौन नहीं आता? तो राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं आता है। ठीक है, राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं आती है। ठीक है, राज्य की परिभाषा में कौन नहीं आती? न्यायपालिका। ठीक है, तो हमारा एक हो गया। उसके बाद कहा था कि जो राज्य की जो परिभाषा दिया गया था, कब दिया गया था? तो ये सोम प्रकाश बनाम भारत सरकार 1987 में इसमें दिया गया था कि राज्य सरकार मतलब राज्य किसको कहेंगे? तो राज्य किसको कहा गया? जिसके पास वित्त सरकार उपलब्ध कराती है, जिसका फंक्शन सरकार ने किया हो, जिसका रेगुलेट सरकार कर रही हो, जिसकी स्थापना सरकार ने किया हो गया। ठीक है, या जिसको चला रहा कौन? सरकार। तो इन सारे चीज में अगर उसमें गुण मिलता है, चार में से कोनो गुण मिलता है, ठीक है, अगर उसमें सरकार इन्वॉल्वमेंट है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो वो किसके परिभाषा में चला जाएगा? राज्य की परिभाषा। और ये राज्य किसी भी अपने यहाँ काम कर रहे लोगों को या व्यक्तियों का मूल अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार छीनता है तो अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा? वो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया। ठीक है, राज्य क्या असल में जो मूल अधिकार दिया गया राज्य के विरुद्ध ही दिया गया। ठीक है, राज्य के विरुद्ध ही दिया गया व्यक्तियों को मूल अधिकार को बचाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 13 देखिए, न्यायपालिका राज्य के परिभाषा में नहीं आती है। आगे देखिएगा, मौलिक अधिकार का संगत। देखिएगा, अनुच्छेद 13 जो कहता है, अनुच्छेद 13 कहता असंगत और अल्पीकरण के बारे में चर्चा करता है। असंगत और अल्पीकरण, असंगत और अल्पीकरण क्या होता है? जैसे किसी का सड़क पर चलने का अधिकार है तो ठीक है, उसका चलने का अधिकार है,
लेकिन वो इस तरह से चल रहा कि पाछे वाले लोगों को क्या कर दिया, जाम में लगा दिया। तो आपका चलने का अधिकार है मानते हैं, लेकिन पीछे वाले भी को जाने, जो जा रहा उसको भी तो जाने का अधिकार है, ठीक है। इसलिए आप उनको रास्ता को रोक दिए, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसके अधिकार को आप क्या कर रहे हैं, नीलम मतलब उसके अधिकार को हनन कर रहे हैं, उसके अधिकार को रोक रहे हैं। तो इस समय क्या होगा, एक मूल अधिकार दूसरे के मूल अधिकार पर जब ओवरलैप करता है, जब ओवरलैप करेगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कि जब एक का मूल अधिकार दूसरे के मूल अधिकार पर ओवरलैप होगा तो उस समय यह क्या हो जाएगा, असंगत होगा। जब असंगत होगा तब किसी न किसी एक का मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा, असंगत, ठीक है। जब वो मूल अधिकार का ओवरलैप होगा, जब मूल अधिकार का ओवरलैप होगा तो उसको कहा जाएगा असंगत, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, असंगत। अब जब जिसका या किसी व्यक्ति एक को मूल अधिकार को घटा दिया जाएगा, किसी का एक को मूल अधिकार जिसको घटा दिया जाएगा उसको कहा जाएगा अल्पीकरण, ठीक है, अल्पीकरण। तो ये अल्पीकरण की चर्चा है, मतलब या तो अल्पीकरण कर दिया जाए या तो उसको सामने वाला व्यक्ति को मूल अधिकार समाप्त भी कर दिया जा सकता है। तो ये हुआ असंगत और अल्पीकरण के। अब चलते हैं इसमें संविधान में क्या लिखा। संविधान में लिखा कि अनुच्छेद 13 कहता असंगत एवं अल्पीकरण करने की विधियां, मतलब कौन असंगत है, कौन अल्पीकरण किया जा सकता है, ये विधियां इसमें दिया गया, ठीक है। आगे देखा कहा गया इसमें आच्छादन का सिद्धांत, संसद कोई भी, अनुच्छेद 13 कहा गया संसद कोई भी विधि मूल अधिकार के विरोध में नहीं बना सकती है। मतलब अनुच्छेद 13 का था कि संसद कोई भी कानून मूल अधिकार के विरोध में कोई भी कानून नहीं बना सकती। अगर संसद मूल अधिकार के खिलाफ कोई कानून बना दिया तो उसका अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके जुडिशरी, हमारे न्यायपालिका अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, वो कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर कहा जाता है इसी में तीन चार प्रकार से विधियां हैं। जैसे एगो कहता आच्छादन का, पृथकीकरण का, एगो अधिगम्यता का। आच्छादन के मतलब हुआ कि जब कोई कानून बना था, ठीक, कोई कानून बना था लेकिन उसमें कोई एक ऐसा सेगमेंट था जो मूल अधिकार को छीन रहा था। उस मूल अधिकार के कारण वो पूरे कानून लागू नहीं हो रहा था। अगर संसद चाहे कि उस कानून को लागू करावे तो उस पर लगा हुआ आच्छादन, जो छाया लगा हुआ, मान के चलिए वो कानून है, इस पर एक थोड़ा सा लग गया कौन, मूल अधिकार के हनन होने के लिए। अगर संसद चाहे तो इस मूल अधिकार के यहाँ जो हनन कर रहा है इस सेगमेंट को हटा दें तो ये पूरा कानून लागू हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया आच्छादन का सिद्धांत। जब किसी कानून पर मूल अधिकार का छाया लगता है तो लागू नहीं होता, अगर उस छाया को हटा दीजिएगा तो कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उसको कहा गया आच्छादन का। एक हुआ पृथकीकरण का सिद्धांत। पृथकीकरण का सिद्धांत का मतलब हुआ कि आपने कानून बनाया लेकिन उनमें से वैसे ही कानून लागू होगा, उनमें से मान के चलिए 3-4 को कानून हम बना दिए, 1 2 3 4, लेकिन ये वही कानून लागू होगा जो मूल अधिकार के हनन नहीं करता। जो मूल अधिकार के हनन नहीं करेगा वो कानून लागू होगा, और जो हनन करेगा वो लागू नहीं होगा। तो इसको बोला गया पृथकीकरण का सिद्धांत। कहेगा कि अध पारगम्यता का सिद्धांत क्या कहता जो नियम मूल अधिकार का विरोधी होगा वह समाप्त होगा और बाकी सारे कानूनों क्या होगा, लागू होगा। इसमें कहा गया कि अगर कोई कानून बना दें लेकिन उसमें कोई एक सेगमेंट मूल अधिकार के खिलाफ है तो वो मूल अधिकार ला जो कानून है वो समाप्त हो जाएगा अपने आप, सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त कर देगा। अब बाकी सारे कानून को क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता अभिगम्यता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो कानून रखेगा वो खत्म हो जाएगा, बाकी कानून लागू होगा। पृथकीकरण के मतलब हुआ कि छान के दिया जाएगा, जिसमें से अगर जो रहेगा सेगमेंट मूल अधिकार को खत्म हो जाएगा, बाकी कानून क्या होगा, लागू होगा। ये जिसके कारण छाया लगल है वो छाया खत्म कीजिए, उसके बाद वो भी कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 सीधा सीधे कहता है कि अगर कोई भी संसद या राज्य कोई भी राज्य मूल अधिकार के खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है, विधि बनाता है, तो वह अनुच्छेद 13 के तहत उसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है, ये इनका पावर है। आगे देखिए, अब आ गया ये मूल अधिकार से असंगत करने। अब देखिए इसमें क्या कहा, अनुच्छेद 13 कहा गया अनुच्छेद 13 बड़ा या अनुच्छेद 368 का ये द्वंद। मतलब अब इसमें हो गया लगा कि सरकार कोई कानून नहीं बना सकता है, मतलब कोई कानून नहीं बना सकता है संसद मूल अधिकार के खिलाफ कानून नहीं बना सकता। तो सरकार उस समय था तो सरकार कहा कि हम कानून नहीं बना सकते लेकिन संशोधन तो कर सकते हैं ना, तो कहा कि हाँ आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 13 में ही चला गया, ठीक है।
अनुच्छेद 13 में ही संविधान संशोधन करने गया। 368 में किसका चर्चा, 368 में चर्चा है संविधान संशोधन। कहा गया कि कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं, तो कहा कानून नहीं बना सकते लेकिन हम संविधान संशोधन तो कर सकते हैं ना, तो कहा संविधान संशोधन कर सकते हैं, आप संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं। तो कहा गया ठीक है संशोधन करते तो हम किस बात जाके करेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद 13 को ही करें, क्योंकि यही अनुच्छेद 13 को हमको कानून बनाने से रोक रहा। एक बार में तो सरकार ने मान लिया, ठीक है। इसमें पहला जो उद्देश्य था, देखिए इसमें पहले बार में दिया 13 बड़ा या अनुच्छेद 68, मतलब अनुच्छेद 13 बड़ा के अनुच्छेद 368, मतलब एक वो 13 सरकार कानून बनावे से बांध रहा था, वही 368 कह रहा था कि संविधान में आप कहीं भी कानून बना सकते हैं। तो कह रहा 13 और 368 का द्वंद्व में सबसे पहला जो केस आया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। इसमें कहा गया कि 368 विधि की परिभाषा में नहीं आती, मतलब जो संविधान संशोधन है वो विधि की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए 368 किसी भी संविधान में जाकर के क्या कर सकता, संशोधन कर सकता, अर्थात मतलब कि 13 में संशोधन कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद मतलब पहला सज्जन सिंह में 1963 में दे दिया कि संविधान में आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 13 में भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही किया तो यहाँ सरकार पूरी तरह से एकदम मनचाहा रूप से एकदम पूरी तरह से संशोधन करते गया, मूल अधिकार को छीनते गया, बहुत सारा मूल अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। मूल अधिकार को दबाने के लिए प्रयास किया गया, बहुत सारा किया गया, ठीक है। तो उस समय फिर एक केस आया गोलकनाथ सज्जन, ठीक है, गोलकनाथ केस आया, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया, इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि 368 विधि की परिभाषा में आती है। जब विधि की परिभाषा में आ गया तो जैसे ही विधि की परिभाषा में आ गया तो ये जो कोई भी संशोधन करेगा इसको रिव्यू कौन करेगा, न्यायपालिका। जैसे ही रिव्यू करेगा तो ये अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके इसको क्या कर देगा, कानून को समाप्त कर देगा। तो पहली बार गोलकनाथ केस में कहा गया कि 368 मतलब संविधान संशोधन जो है किसके विधि के परिभाषा में आवेगा, मतलब वो कानून की परिभाषा में आवेगा। जैसे ही कानून की परिभाषा में आवेगा तो वो कानून बन गया मूल अधिकार के खिलाफ, जैसे ही मूल अधिकार के खिलाफ कानून बनेगा वो लागू नहीं होगा, ठीक है। इसमें कहा गया 13 में आप संशोधन नहीं कर सकते। ये पहली बार था कि शुरू में तो कह दिया कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका को लगा कि अब हमारे ऊपर अतिक्रमण करने का सरकार सोच रही तो अपने आप को फैसला को बदल दिया। गोलकनाथ में स्पष्ट रूप से कहा कि 368 विधि की परिभाषा में आती हैं और अनुच्छेद 13 में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर अगला 24वां जैसे ही कहा कि हम संशोधन नहीं कर सकते तो राज्य सरकार ने भी एक तुरंत एगो संविधान संशोधन किया। कहा गया 1971 में कहा कि 368 विधि में नहीं आता। ये डायरेक्ट कह रहा कि ये विधि में नहीं आ रहा, मतलब एक तरह से न्यायपालिका अपना शक्ति को बढ़ा रहा है, दूसरा में कार्यपाल मतलब विधायिका अपना शक्ति को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 171 में उसमें इंदिरा गांधी थे, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि 368 विधि के में नहीं आता। जब ये विधि में नहीं आता तो ये किसी भी जाकर के संशोधन कर सकता है, इसका संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब दोनों इस तरह से आ गया था कि अब न्यायपालिका बड़ा की कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका बड़ा की कार्यपालिका। अब ये दोनों के बीच में अब कोई बड़ा कोई छोटा चल रहा था। इसी समय न्यायपालिका ने समझ गया कि इसको पुरान मतलब थोड़ा कठोर नस पकड़ो, कमजोर नस पकड़ो, ठीक है। उसके बाद ये अपना एक फैसला दिया, ठीक है। उसके बाद इसी में चल रहा था। इसमें उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट अचानक आके कह देता है कि 368 विधि में नहीं आता, मतलब जैसा केंद्र सरकार चाह रहा था कि नहीं आता तो इसने कह दिया कि ठीक है नहीं आता, लेकिन आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। सरकार ने पूछा ये मूल ढांचा क्या है, तो कहा कि जो संविधान ने पहले बना दिया गया उसका मूल ढांचा मूल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार को छीनने के लिए बात नहीं कहा गया, वो मूल ढांचा है, ठीक है। अगर मूल ढांचा को आप बदलते हैं तो हम अनुच्छेद 13 के तहत उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। मतलब इसमें सरकार को पूरी ताकत दे दिया कि आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अगर मूल ढांचा बदला तो आपका वो कानून क्या हो जाएगा, हम जुडिशरी रिव्यू करेंगे और उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का 13 और 368 का झगड़ा था, ठीक है। सरकार चाहती थी कि 368 बड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता कि 300 अनुच्छेद 13 बड़ा। ये सारी चीज़ चलती रही। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 13 की कहानी होगी। अब आ गई अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 कहता है मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, मतलब ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया। उसमें से कहा गया अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समान समक्ष समानता। समानता का मतलब हुआ कि हम विधि के सामने सभी को समान देखेंगे, चाहे वो कानून के सामने सभी समान है। ये यूके की देन है, ठीक है, ये यूके की देन है। कहेगा इसमें बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा, जवान सभी को एक रास्ते से, अगर किसी ने वो बूढ़ा व्यक्ति भी मर्डर किया तो उसको भी उतना ही समय सजा, बच्चा भी किया तो उसको भी उतना ही सजा, अगर कोई जानबूझ के किया भी तो उसको भी उतना ही सजा, जो अनजाने में कर दिया मतलब गलती से हो गया सबको उतना ही मतलब उसका मिलेगा, सजा मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसा था, एक नकारात्मक प्रावधान था, ठीक है, ये एक नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है कि इस विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये नकारात्मक प्रावधान है, ठीक है। लेकिन यही अमेरिका ने जो अपना संविधान में दिखा वो कहा कि विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण के मतलब हुआ कि मतलब जो गलती किया उसको तो सजा कड़ी मिलेगा, जो गलती से गलती मतलब किसी को मर्डर करना नहीं चाहता था, मारा किसी और को, लग गया किसी और, तो ये गलती से हो गया। तो इसमें जो थोड़ा है मर तो गया लेकिन ये गलती से नहीं, मतलब मारा नहीं था लेकिन गलती से लग गया, तो इसमें आपका जो है सजा को कम कर दिया गया। लेकिन जो जानबूझ के मारा था उसको में सजा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे निकलता है समानता, मतलब ये जो विधि के समान संरक्षण है इससे एक शब्द निकलता है जिसको कहते हैं समानता। समानता के मतलब हुआ कि आप सभी को एक नज़र से देख रहे हैं, किसी को बड़ा नहीं किसी को छोटा। तो ये कैसा नकारात्मक प्रावधान है, मतलब कि जो गलती किया उसको भी उतनी सजा, जो जानबूझ के गलती किया है मतलब जो जानबूझ के किसी को मारा तो उसको भी उतनी सजा, और जो मतलब गलती से लग गया उसको भी उतना ही सजा। मतलब इसमें बूढ़ा व्यक्ति, जवान, अगर कोई भी कान कृत्य करता तो उसके लिए सबको समान सजा। लेकिन वही कह रहा है विधि के समान संरक्षण, ये समतावादी को दर्शाता है, ठीक है। समतावादी का मतलब हुआ कि किसी पर कठोर कानून लागू कीजिए तो किसी पर लचीला। जैसे किसी बच्चा ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको उतना सजा नहीं होना चाहिए जितना कि बूढ़ा मार रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या रहना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो ये दो बात निकल के आया अनुच्छेद 14 से कि एगो समानता का अधिकार, एक समता का अधिकार। समता की देन है यूएसए की देन है, जबकि ये परिस्थितियों के अनुसार मानता है, ठीक है, ये परिस्थितियों के अनुसार समान अधिक देता है। ये सकारात्मक प्रावधान है, जबकि ये बूढ़ा व्यक्ति, जवान पर, ये तीनों पर अलग अलग रूपों में लागू होता है। ये किसी का कानून जो लागू होगा समतावादी, ये सब पर अलग अलग रूप में लागू होगा। कहेगा समतावादी किसका देन है, तो यूएसए का। समानता किसका देन है, यूके का। चलिए इसको एक इमेज से हम समझते हैं। देखिए ये हमारा इमेज, देखिए यहाँ ये समानता है, ये अंग्रेज वाला समानता है। इसमें सभी को बराबर बराबर दिया है, सभी को बराबर बराबर। अब बताइए बराबर देने के बाद भी अपना नहीं देख रहा है, ठीक है, ये बराबर होने के बाद भी अपना ये यहाँ का फिल्म या जो कोई मैच नहीं देख रहा, तो ये कैसी समानता है कि आप बराबर बराबर देखते हैं। लेकिन वही समतावादी में देखिए, जिसको ज़रूरत नहीं था उसको कुछ नहीं दिया, जिसको ज़रूरत था उसको ज़्यादा दिया, जिसको ज़्यादा ज़रूरत था जिसको ज़्यादा दिया। ये होता समाज को एक लाने की प्रवृत्ति, ठीक है। समाज को एक रूप में लाना है तो समतावादी अपनाना पड़ेगा। समानतावादी है, ये देखिए समानतावादी सबको बराबर बराबर दे दिया, लेकिन तब पर भी ये आदमी नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तब पर भी आदमी यहाँ फिल्म को नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ देखिए समतावादी में जिसको नहीं ज़रूरत था उसको कुछ नहीं दिया, जिसको ज़्यादा ज़रूरत था उसको ज़्यादा दे दिया, ठीक है, जिसको एकदम ज़्यादा जरूरी था उसको ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो ये होता है समतावादी, ठीक है, ये समतावादी का विचार होता है। उसी प्रकार के इसमें दूसरा में देखिए, इसमें इसको बराबर करना है तो ये समतावादी सबको बराबर दे दिया। ये किसका है, समानता का, ये समानता का चित्र है, जबकि ये किसका चित्र है, समता का, ठीक है। देखिए समता में क्या किया, ये जो लंगड़ा बैठल था इसको ज़्यादा दे के क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसको थोड़ा सा और दे करके इसको बढ़ा दिया, इसको कुछ नहीं दिया गया, कहा कि जब आप ऐसे ही जाते हैं। ये होता है समतावादी। समतावादी या समानतावादी बहुत अंतर। समानता है अमेरिका ब्रिटेन की देन, समता है किसका देन, यूएसए की, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 हमारा खत्म हुआ। आगे देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में कह रहा कि समता एवं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में। लेकिन कुछ इसमें विशेष चीज़ें दिया गया। कह रहा कि अनुच्छेद 14 के अपवाद भी कुछ हैं। कह रहा कि विधि के समानता का अधिकार, मतलब सब कानून के सामने सब समान है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी है। कहा गया कि राष्ट्रपति फौजदारी मुकदमा मतलब राष्ट्रपति पर है, उस पर फौजदारी का केस लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। राष्ट्रपति पर केस लागू नहीं किया, कोई भी केस फौजदारी केस नहीं लग सकता। तो ये कैसा समानता है, ये कैसी समता,
ठीक है। अगर हम मर्डर किए तो हम पर फांसी की सजा होगा, लेकिन वही राष्ट्रपति किसी को गोली मार दें तो उस पर केस भी नहीं लिखागा, ठीक है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 14 का कुछ अपवाद है, ठीक है, कि राष्ट्रपति पर कोई भी फौजदारी केस नहीं होगा, राज्यपाल पर फौजदारी का केस नहीं होगा, ठीक है। संसद के सदस्यों अगर कुछ ने कुछ बोल दिया, संसद में कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उस पर भी कोई कानून मतलब उस पर भी कोई मतलब ये उस पर कोई भी फौजदारी केस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद कहा 39B और 39C को लागू कराने के लिए 39B और 39C को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 14, 19 का क्या हो सकता, उल्लंघन भी किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे क्या कि विदेशी राजदूत जो होता है, विदेशी राजदूत होता है, उस पर कोई भी कृत करने पर, अगर विदेशी राजदूत भारत में, जिसे अमेरिका का राजदूत भारत में काम कर रहा है, अगर वो किसी को धक्का मार दिया, ये दिल्ली में था, एक महिला का धक्का मार दिया था, उसको धक्का मार दिया तो भारतीय पुलिस उसको गिरफ्तार करके उसको सजा नहीं सुनाया, बल्कि उसको पकड़ करके अमेरिका भेज दिया। अब उसके अमेरिका की सरकार उसको सजा दिया, ठीक है। मतलब कि राजदूत को आप अपने यहाँ सजा नहीं दे सकते, ठीक है। ये पुलिस गिरफ्तार करके उसको भेज दिया गया, ठीक है। सऊदी अरब में इसी एक सऊदी अरब का अम्बेसडर था नेपाल में, वहाँ नेपाल की महिला को क्या कर दिया, मतलब रेप कर दिया, जिसके कारण हुआ कि सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। उसका जो गिरफ्तार करेगा वो सऊदी के सरकार ही उसको गिरफ्तार करेगा, ठीक है। ये USA और भारत, ठीक है। तो अनुच्छेद 14, 19 का उल्लंघन भी हो सकता है, किसको लागू कराने के लिए, DPSP अनुच्छेद 39 के 2 और 39 के 3 को लागू कराने के लिए। संसद का सदस्य को कोई भी कृत पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, यह अनुच्छेद 105 में संसद का सदस्यों को 105 का अधिकार, मतलब संसद का विशेषाधिकार प्राप्त है। कहा कि राज्यपाल पर कोई भी कानून नहीं लग सकता, लेकिन अगर लगा दिए तो अनुच्छेद 161 के तहत वो क्या कर लेगा, माफ कर लेगा। अगर राष्ट्रपति पर आपने कान लगा दिए फौजदारी, तो अपना अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है, अपने आप को बरी हो सकता है, ठीक है। क्षमादान की शक्तियाँ उनके पास है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 का क्या था, अपवाद। आगे देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कह रहा है, अनुच्छेद 15 के 1 में कहा किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब भेदभाव करना ही नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया कि राज्य और व्यक्ति, मतलब ये तो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद साफ स्पष्ट में कहा कि राज्य और व्यक्ति, मैंने राज्य भी नहीं कर सकता और व्यक्ति भी कोई भी सार्वजनिक जगह जैसे तालाब, स्थान, कुआं इत्यादि पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये 4 ऑप्शन के मतलब जन्म के स्थान पर, मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे वो सिंधिया राजघराना, मूल वंश के मतलब वो पहले किस वंश से था, जैसे सिंधिया राजघराना था, ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था, ठीक है, अंग्रेजों से समर्थन किया था, इसलिए आप उसको ये नहीं कर सकते कि तुम देश विरोधी था, इसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 15 के 2। आगे चलिए अनुच्छेद 15 के 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 के 3 कहता है कि राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यहीं से आरक्षण की बात आता है, ठीक है। राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 के 3 कह दिया। आगे कहता है अनुच्छेद 15 के 4 कहा कि पहला संविधान संशोधन 1951 में SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि जो ये आरक्षण दिया गया था वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को क्या दिया गया था, आरक्षण जब भी दिया जाता तो 2 आधार पर दिया जाता है, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया कि SC ST का पहली बार जो आरक्षण दिया गया था अनुच्छेद 15 के 4 में। कहा इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो चंपई दोसाई बनाम मद्रास केस के, ये कहा गया था अनुच्छेद 46 का प्रयोग। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि जो कमजोर वर्ग है उसको हम क्या करेंगे, मदद करें। जब उसको मदद करने आता था, सरकार मदद करने के लिए आता था, तो अनुच्छेद 14 आड़े आ जाता था। 14 कहता था कि धर्म जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद 1946 के तहत ये सारा चीज़ें दिया गया। आगे देखिए अनुच्छेद 15 के 5 में क्या कहता, अनुच्छेद 15 के 5 देखिए, अनुच्छेद 15 के 5 कहता है कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 को हाई शिक्षण संस्थान में OBC का आरक्षण दिया गया, ठीक है। 1993वां संविधान संशोधन कब, 2005 में हाई शिक्षण संस्थान जिसे हुआ ना IIT खड़गपुर, IIT कौन, इस संबंध में संस्थान में क्या दिया गया,
ओबीसी में आरक्षण दिया गया। मतलब आप इस संस्थान में पढ़ने जाते हैं तो आपका आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, शिक्षण संस्थान में। आगे दिया गया 15/6 में 103वां संविधान संशोधन करके मोदी जी ने 2018 में स्वर्ण लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया, ठीक है, कितना परसेंट, 10% आरक्षण दिया गया। लेकिन पहले संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था था वो सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था पर था। मोदी जी ने एक तीसरा नियम लिया है कि गरीब मैंने आर्थिक आधार पर दिया गया 10% आरक्षण, ठीक है, 10% आरक्षण दिया गया गरीब स्वर्णों को। देखिएगा अनुच्छेद 15 के 1 में क्या था कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। 15 के 2 कहा गया कि जनता नहीं कर सकता, राज्य भी नहीं कर सकता भेदभाव। 15 के 3 में कहा गया कि बच्चों एवं महिलाओं के लिए क्या कर सकता, बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता। अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया कि आप SC ST के लिए आरक्षण दीजिए। 5 में कहा गया कि क्या 93वां संविधान संशोधन के तहत OBC को भी आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद 15 में 6 में स्वर्णों के लिए भी कितना परसेंट का आरक्षण दे दिया गया, 10% का आरक्षण, ठीक है। अभी आरक्षण का जो देखिएगा तो इस तरह से क्राइटेरिया, SC ST के लिए 15% है, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, EBC के लिए 10% आरक्षण का मतलब संविधान में कर दिया गया। आगे देखिए अभी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन होगा, उसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, अभी बताए थे कैसा है, बाध्य योग है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, बाध्य योग। आगे देखिए बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 12 से 35 देखिए है अनुच्छेद 12 से 35, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, इसमें क्या कहा, मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कब करते हैं, तो वह आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकते हैं, आपातकाल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिएगा भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, ठीक है, ये अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, देखिए कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। समता एवं समानता का अधिकार कितना में कहा गया, अनुच्छेद समता एवं समानता का अधिकार कितना में, अनुच्छेद 14 से 18 तक में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। मतलब समता एवं समानता का जो अधिकार दिया गया ये किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 14 के तहत, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। आगे देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य, विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। मतलब संसद या राज्य जो कानून बना दिया उस पर ये प्रभावी होता है, उस पर ये क्या होता है, हावी, मतलब उस पर से ये ज्यादा है। अगर कोई उलूल जुलूल कानून बना दिया तो अनुच्छेद 13 के तहत वो क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। क्या हमारा किस अनुच्छेद में कहा गया था, अनुच्छेद 13, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13। आगे देखिए अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता का सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 किसके मतलब किसका संदर्भ में सर्वोच्चता स्थापित करता है, ये मौलिक अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 13 किस में चर्चा है, मौलिक अधिकार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब चीज़ अभी चर्चा नहीं की है। आगे देखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर लागू पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसमें कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है, पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, अनुच्छेद 13, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अनुच्छेद 13, क्योंकि अनुच्छेद 13 ही जो विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है कि आप मूल अधिकार के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 9 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14, अभी बताएं, अनुच्छेद 14। आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा एवं संस्थाओं में से जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं या अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई, बताइए अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में,
कितना अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 5 के 4 में कहा गया, ठीक है। 5 के 1 में कहा गया कोई भेदभाव नहीं करेगा, 15 के 1 में कहा गया कोई भेदभाव नहीं कर सकता, 15 के 2 में कहा गया हम तो नहीं करेंगे, राज्य भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं कर सकता। 15 के 3 में कहा गया कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 4 में कहा गया SC ST के लिए आरक्षण, 5 में कहा गया OBC के लिए आरक्षण, 6 में कहा गया गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण। तो हमारा अनुच्छेद कितना हो जाएगा 4, लेकिन 5 में किसको कहा गया OBC का आरक्षण, ठीक है, OBC के लिए। 4 में क्या कहा गया, ये 16 4 तो इसमें कहीं नहीं गया, ठीक है, 16 5 अभी पढ़े भी नहीं किए, ठीक है। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और हमारा क्या हो जाएगा समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 किसके आधार पर विभेद करता है, तो समता का अधिकार। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिकार का मतलब क्या हुआ, ठीक है। विधि का नियम का मतलब क्या हुआ, तो देखिए विधि का नियम मतलब जिस सभी के लिए एक ही विधि होगा, ठीक है। कानून का अधिकार मतलब सब पर कानून क्या होगा समान रूप से लागू होगा, तो ये सभी के लिए एक कानून, बात तो सही है। क्या सभी के लिए एक ही न्याय तंत्र, हाँ सभी के लिए न्याय कानून एक समान होगा और सभी का न्याय एक ही तंत्र में होगा। यहाँ क्या होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए अलग राज्य, नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। हमारा अनुच्छेद 15 तक के क्या हुआ क्लियर हुआ। इसके बाद अनुच्छेद 16 इसी तरह से पूरी डीप एंड डिटेल से चलेगा, ठीक है, ठीक है, पूरी तरह से डीप एंड डिटेल चलेगा। आज 15 तक में अनुच्छेद 12 13 14 15 खत्म हो, कल 16 से चलेगा, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।